बीमारी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि दमा है, श्वास रोग है या चोक के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि हम बात करें अस्थमा होता क्या है, तो अस्थमा जो होती है फेफड़ों की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है। और इसका जो मुख्य संबंध होता है ब्रोंकियोल्स, जो हमारे फेफड़ों का एक पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स, उससे होता है। ब्रोंकियोल्स जो होती हैं पतली जो पाइप होती हैं, जो सांस लेने में मदद करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्मल पाइप होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप देख रहे हैं अंदर से बिल्कुल साफ है, इसलिए एयर सर्कुलेशन ईजी होता है। अस्थमा के कंडीशन में क्या होता है कि जो पाइप है ब्रोंकियोल्स है, उसके अंदर सूजन हो जाती है, साथ साथ में बलगम भी ज़्यादा होता है, म्यूकस भी ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है, सांस प्रॉपर नहीं जा पाती है। यदि हम बात करें अस्थमा होता क्यों है, इसका कारण क्या होते हैं, तो अस्थमा के मुख्य जो कारण होते हैं, पहला होता है कि पॉल्यूशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों से या वायु प्रदूषण वगैरह जो होता है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, घी तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को डस्ट धूल से एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को हाउस होल्ड केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, घरेलू चीज़ें होती, इनसे एलर्जी होती है। तो एलर्जी एक भी बहुत बड़ा कारण होता है। एलर्जी आपको पालतू जानवरों वगैरह से भी हो सकती है, या फिर यदि आपकी फैमिली में पहले से किसी को अस्थमा वगैरह है, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो लंग्स का या फेफड़ों का इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरिया या वायरस, जैसे टीवी है या कोरोना वायरस है, कोविड वगैरह, या दूसरे अन्य की वजह से माइकोप्लाज्मा वगैरह है, न्यूमोनिया वगैरह, उसकी वजह से भी यदि इन्फेक्शन हुआ, ये भी आगे चल के आपको अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा एक कारण होता है, मतलब धूम्रपान। साथ साथ में कुछ लोगों में पाया गया है कि चिंता की वजह से भी ऐसा हो जाता है, उनको सांस लेने में परेशानी हो जाती है। उसके अलावा मोटापा भी एक कारण होता है, जो आगे चल के अस्थमा का रूप ले सकता है। यदि हम बात करें अस्थमा के 10 लक्षण क्या होते हैं, तो अस्थमा का जो सबसे पहले लक्षण होता है बार बार खांसी आना, खांसी आने के समय कठिनाई होना, बलगम का ना निकलना। उसके अलावा सांस लेने में परेशानी होना, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना, सी 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 आवाज़ आना। उसके अलावा छाती में जकड़ाहट, भारीपन, सांस फूलना, या गले में ड्राई होना, गला शुष्क होना, साथ साथ में बेचैनी होना, या फिर जो नाड़ी गति है उसका बढ़ जाना, मतलब हार्ट बीट का बढ़ जाना। यदि हम बात करें अस्थमा होने पर कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए, तो इस तरह होने पर चेस्ट एक्सरे वगैरह से आपको पता चल सकता है कि सूजन है कि नहीं है। उसके अलावा स्पूटम का कल्चर वगैरह करवा सकते हैं, जिससे पता चलेगा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा सीआरपी भी इन्फेक्शन बताता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बताता है। साथ में स्पायरोमेट्री टेस्ट करवा सकते हैं, पीक फ्लो या लंग्स इन्फेक्शन के अदर दूसरे अन्य टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे पता चलेगा अस्थमा है कि नहीं है। उसके अलावा आपके डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवा सकते हैं, या फिर आगे चल के ब्रोंकोस्कोपी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यदि डॉक्टर दूसरी अन्य बीमारियां सस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि हम बात करें अस्थमा का क्या इलाज होता है, तो अस्थमा के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन विरोधी दवाई वगैरह दी जाती हैं, जो हमारी ब्रोंकियोल्स की सूजन को कम करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर स्टेरॉइड प्रोपेशंस भी देते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको एंटीकॉल एनर्जी के दूसरे ब्रोंकोडायलेटर या अस्थमा के जो इनहेलर वगैरह है उनका भी इस्तेमाल करने को बोल सकते हैं। यदि हम बात करें अस्थमा का घरेलू इलाज क्या होता है, मतलब अस्थमा होने पर क्या खाएं, कैसे बचाव करें, तो उसके लिए आप विटामिन डी जो एनरिच फूड होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिन चीज़ों में विटामिन डी होती है। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह, पालक है या दूसरी मटर है या दूसरी अल्लर सलगम वगैरह, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा गाजर आप खा सकते हैं, गाजर का जूस भी पी सकते हैं। साथ साथ में आप जो खट्टे फल है जैसे एवोकेडो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे चुकंदर है, नील बद्री है, ब्लूबेरी जिसको बोलते हो, खा सकते हैं। अलसी है, ले सकते हैं। कद्दू के बीज खा सकते हैं। उसके अलावा हल्दी है, साथ साथ में प्याज, लहसुन, फलियां जैसे मटर, अनार। उसके अलावा जैतून का तेल वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको लंग्स को मजबूत करती हैं। यदि हम बात करें अस्थमा होने पर क्या ना खाएं, यदि आपको किसी भी फूड से एलर्जी है, मतलब आपको खाने के बाद परेशानी हो जाती, चक्कते पड़ जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, पेट खराब हो जाता है, ऐसे फूड अवॉइड करें। ज़्यादातर लोगों को पाया गया उनको दूध से एलर्जी होती है। हालांकि अस्थमा में दूध आपको फ़ायदा करेगा, बट यदि आपको एलर्जी है तो ना खाएं। उसके अलावा अंडा भी आपको अस्थमा में फ़ायदा करेगा, बट यदि आपको अस्थमा अंडे से एलर्जी है तो इसको अवॉइड करें। साथ साथ में मछली भी फ़ायदा करेगी अस्थमा में, बट यदि आपको मछली से एलर्जी है तो मछली भी ना खाएं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, इसको अवॉइड करें। साथ साथ में ज़्यादातर लोगों को मशरूम वगैरह से भी एलर्जी होती है, इसको भी अवॉइड करें। या पनीर वगैरह यदि इससे एलर्जी है तो इसको भी अवॉइड करें। साथ साथ में ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें या ठंडी चीज़ें ना खाएं। उसके अलावा शराब वगैरह से परहेज़ करें।
यदि हम बात करें अस्थमा होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाएं, तो आप जो है अपने लोकल फिजिशियन जो आपके नज़दीक हो उसको दिखा सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको किसी के तरीके की एलर्जी है तो एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, या फिर आप पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं उनको भी दिखा सकते हैं, उनसे आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। साथ साथ में यदि बच्चे हैं तो बच्चे